एक ड्रोन नजर आया। सेना ने ड्रोन को मार गिराने के लिए घेराबंदी की। वहीं ऊंचाई और अंधेरे का फायदा उठाकर ड्रोन वापस लौट गया। डीजीपी ने बताया कि पाकिस्तान की ये नाकाम साजिश है। अब तक 17 बार ड्रोन के जरिए हथियार और आईईडी भेजने की कोशिश पाकिस्तान कर चुका है। तो कठुआ में आईबी के पास एक ड्रोन नजर आया। वहीं सेना ने इस ड्रोन को मार गिराने के लिए घेराबंदी की काफी कोशिश की, लेकिन काफी ऊंचाई पर यह ड्रोन था और अंधेरे का फायदा उठाकर ड्रोन वापस लौट गया। अब तक 17 बार ड्रोन के जरिए हथियार और आईईडी भेजने की कोशिश पाकिस्तानी कर चुके हैं। वहीं डीजीपी ने बताया कि पाकिस्तान की ये नापाक साजिश है। इधर मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ग्वालियर चंबल में लगातार बारिश से पार्वती, कूनो, क्वारी और सिंधु नदी उफान पर है। शिवपुरी, श्योपुर और गुना में 350 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। अकेले शिवपुरी में ही 1500 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। वहीं बाढ़ में फंसे लोगों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। इधर श्योपुर में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को भी भेजा गया। शिवपुरी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार जानकारी लेकर जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो लगातार हो रही बारिश की वजह से कुछ हिस्सों में बाढ़ से हालात बन गए हैं और ये हालात अब बिगड़ते ही जा रहे हैं। ग्वालियर चंबल में लगातार बारिश से कई नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते जलभराव की स्थिति बहुत ज्यादा हो चुकी है और अब रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में आई बाढ़ में मदद के लिए वायुसेना पहुंची है। लोगों को एयरलिफ्ट करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। तो बाढ़ की चपेट में सैकड़ों गांव आ चुके हैं और लगातार लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक तरफ आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों को एयरलिफ्ट करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। दूसरी ओर एक और तस्वीर में हम देख सकते हैं किस तरह से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। लोगों को बचाया जा रहा है क्योंकि कई गाँव ऐसे हैं जहाँ गांव भर में पानी इतना भर चुका है कि लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं क्योंकि उनके घरों में पानी घुस चुका है। ऐसे में प्रशासन मुस्तैद है। लगातार बाढ़ की चपेट में आए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में आई बाढ़ को देखते हुए वायुसेना मदद के लिए आगे आई है। तो शिवपुरी में ही 1500 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। वहीं 350 से ज्यादा गांव शिवपुरी, श्योपुर और गुना में बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। तो पोहरी क्षेत्र के बैराड़ के पास ग्रामीणों का रेस्क्यू जारी है। बता दें 1 दर्जन लोगों को सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित निकाला गया है और लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बता दें जितनी भी निचले हिस्से हैं प्रदेश के, जहां पर नदियां उफान पर हैं, वहां नदी का पानी अब रहवासी क्षेत्रों में पहुंच रहा है, ग्रामीणों क्षेत्रों में पहुंच रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में इस पानी के पहुंचने से वहां बाढ़ की स्थिति बन गई है। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है और इस तरह से वायुसेना की मदद से लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बता दें रेड अलर्ट बारिश का कल जारी हुआ था। प्रदेश के 10 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया था और लोगों को चेतावनी दी गई थी कि भारी बारिश होने की संभावना है। तो मध्य प्रदेश में लगातार बारिश की वजह से कुछ हिस्सों में बाढ़ से हालात बिगड़ चुके हैं। ग्वालियर चंबल में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई नदियां उफान पर हैं और इस तरह की स्थिति बन रही है।
शिवपुरी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार जानकारी ले रहे हैं और जरूरी दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। बारिश के चलते जो बाढ़ आई है मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में, वहां लगातार वायुसेना की मदद से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, एयरलिफ्ट किया जा रहा है। इधर कोलारस में भारी बारिश से नदी नालों में बाढ़ आ गई है। एक ही परिवार के 5 सदस्य बाढ़ में फंस गए हैं। वहीं प्रशासनिक अमला समेत रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है। कोलारस के पिपरौदा गांव की घटना बताई जा रही है, जहां एक ही परिवार के 5 सदस्य बाढ़ में फंस गए हैं। तो एक ही परिवार के 5 सदस्य बाढ़ में फंस गए हैं। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। आगे बढ़ते हैं भोपाल से खबर, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में कलेक्टर से चर्चा की। सीएम ने दोनों कलेक्टर से बाढ़ को लेकर फोन पर बात की है। मुख्यमंत्री ने शिवपुरी और श्योपुर कलेक्टर से चर्चा की और स्थिति समझने की कोशिश की। गृह मंत्री, राजस्व मंत्री पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। तो लगातार हो रही बारिश से दोनों जिलों में, शिवपुरी और श्योपुर दोनों ही जगह इस तरह के हालात बने हुए हैं कि लोग परेशान हैं, बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। और सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार नजरें बनाए हुए हैं, जानकारी ले रहे हैं और जरूरी दिशा निर्देश भी सीएम दे रहे हैं। तो सीएम ने दोनों कलेक्टर से बाढ़ को लेकर फोन पर बातचीत की। मुख्यमंत्री ने शिवपुरी और श्योपुर कलेक्टर से पूरी स्थिति जानने की कोशिश की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। कोरोना की दूसरी लहर के बाद 9 अगस्त से मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। विधानसभा के मानसून सत्र में सियासी पारा चढ़ने की पूरी उम्मीद है। वहीं कांग्रेस ने कोरोना को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार के मिसमैनेजमेंट की वजह से कई लोगों की जान गई है। मानसून सत्र में होगी बयानों की बारिश, कांग्रेस लगाएगी सवालों की झड़ी, सियासी मुद्दों की पड़ेगी बौछार। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ सदन में उतरने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस ने कोरोना से प्रदेश में हुई मौतों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है। कांग्रेस के सीनियर विधायक पीसी शर्मा, आरिफ मसूद समेत कई विधायकों ने कोरोना से जुड़े हुए सवाल और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विधानसभा में लगाए हैं। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि सरकार के मिसमैनेजमेंट के चलते कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और सरकार कोविड से हुई मौतों के आंकड़े छिपा रही है। विधानसभा में हमने सवाल लगाए और विधायकों ने लगाए, हम मौत के आंकड़े और जो फेल हुई सरकार ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और ब्लैक फंगस के इंजेक्शन देने में, इन सबको पूरी ताकत से उजागर करेंगे और बात करेंगे कि जिन लोगों की डेथ हुई है कोरोना काल में, उनको 4-4 लाख रुपए दिए जाएं। ये हमारी मांग है सरकार से। बहुत सारे अभी तो कोरोना का ही मुद्दा है, जो फेल्यूर था, ऑक्सीजन नहीं था, बेड नहीं थे, रेमडेसिविर चोरी है, ये सारे मुद्दे मैं ही स्थगन ला रहा हूँ। नेमावर की घटना, उसको लेकर मैंने स्थगन लगाया। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बने हालातों को लेकर जहां एक और कांग्रेस सरकार पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि संकट के दौर में विपक्ष के नेताओं ने जनता की मदद नहीं की और कोरोना के नाम पर सिर्फ सियासत कर रहे हैं। कांग्रेस ने एक ही प्रयास किया कि समाज में कोरोना का रोना मचा रहे, कोई ठीक नहीं हो, स्वस्थ हो नहीं हो, इसकी चिंता कांग्रेस ने बहुत की। लोग भय और आतंक से मर जाएं, ये कामना कांग्रेस करती रही। काम कोई नहीं किया कांग्रेस ने। किसी पीड़ित को कोई मदद कर दी हो, किसी को कोई दवा ले जाके दे दी हो, किसी को अस्पताल पहुंचा दिया हो, किसी को ऑक्सीजन उपलब्ध कराई हो, किसी को पानी की एक बोतल उपलब्ध कराई हो, कोई काम नहीं किया। कोरोना पर सियासत वैसे भी गरमाई हुई है। राज्यसभा में सरकार ने एक जवाब में कहा था कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई, जिसके बाद से कांग्रेस हमलावर है और अब कोरोना से जुड़े तमाम मुद्दों पर कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी में है। लिहाजा कहा जा सकता है कि सावन की रिमझिम फुहारों के बीच सदन के अंदर और बाहर माहौल में गर्माहट रहेगी। कैमरामैन विजय शेजकर के साथ बासु चौरे, बंसल न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजनीति में सिंधिया और यादव पर बहस गर्म है। ये बहस अरुण यादव के ट्वीट के बाद गर्मा गई है।
वहीं सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस के टूटने की अभी भी कोई गुंजाइश बाकी है? कांग्रेस में अरुण यादव किस भूमिका में होंगे? आखिर क्यों उठ रहे हैं ये सवाल? देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस में नई बहस, सिंधिया और यादव पर चर्चा गर्म। अरुण यादव के दिल में क्या? बीजेपी से क्या कोई ऑफर मिला? 29 जुलाई को कांग्रेस की बड़ी बैठक में अरुण यादव की अनुपस्थिति मध्य प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ देगी, ये किसने सोचा था? एक बार फिर कांग्रेस से सिंधिया की तरह किसी के जाने की कयासबाजी शुरू हो जाएगी, ये भी किसी ने नहीं सोचा था। अब तो ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या आने वाले दिनों में अरुण यादव पार्टी में सिंधिया की भूमिका में रहेंगे। पहले देखिए अरुण यादव का ये ट्वीट, फिर आपको शुरू से सब समझ में आने लगेगा। मेरे शरीर और परिवार की खून की एक एक बूंद में कांग्रेस विचारधारा प्रवाह करती है। मुझे और मेरे परिवार के नाम के आगे यादव लिखा जाता है, सिंधिया नहीं। अगर कोई अलगाववादी ताकतें किसी तरफ इशारा कर रही हैं, तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। दरअसल 29 जुलाई को जब अरुण यादव और सचिन यादव कांग्रेस की बैठक में शामिल नहीं हुए, तो मंत्री अरविंद भदौरिया ने इसे किसान नेता का अपमान बताया था। इतना ही नहीं, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि ओबीसी होने की वजह से उन्हें नहीं बुलाया गया। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने तो ये तक कह दिया कि कमलनाथ अपनी पर्सनल खींच निकाल रहे हैं। अरुण यादव को लेकर बीजेपी के इस तरह के रिएक्शन से कयासबाजी शुरू हो गई है कि क्या अरुण यादव भी कुछ अलग सोच रहे हैं। हालांकि देर से ही सही, लेकिन 31 जुलाई को उनका ट्वीट भी आ गया। ट्वीट पर दिग्विजय सिंह ने शाबाशी दी, लेकिन कुछ देर बाद ये भी सवाल खड़ा हो गया। उन्होंने सिंधिया से अपनी तुलना नहीं करने का एक संदेश दिया, लेकिन सियासत इस पर गर्म हो गई। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी ऐसे प्रयास नहीं हुए कि अरुण यादव जी भारतीय जनता पार्टी में आए, और ना ही भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता है। हमारे पास पूरे प्रदेश में सब स्थानों पर नेतृत्व है, और चाहे वो खंडवा लोकसभा क्षेत्र हो, अनेक नेता हमारे वहां पर हैं। अरुण यादव जी ने भी सरकार आने के पहले अध्यक्ष वो रहे, संघर्ष उनने किया, फिर अध्यक्ष कमलनाथ को बना के मुख्यमंत्री बना दिया और उनकी उपेक्षा कर दी। जरूरत थी चमन को तो लहू से सींचा उनने, और फिर जब बाहर आई तो कह दिया कि अब तेरा काम नहीं। जो अध्यक्ष थे, जो टिकट बांटा करते थे, 2-2 बार अध्यक्ष रहे, उनको अब टिकट मांगना पड़ रहा है। अरुण यादव जी जो अफवाहें चल रही हैं कि कांग्रेस छोड़ सकते हैं, ये सरासर निर्मूल है, क्योंकि उनका पूरा परिवार, उनके पिताजी सुभाष यादव जी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनका भाई सचिन यादव जी मंत्री रहे, और केवल ये भारतीय जनता पार्टी के सगुफे थे, जो पूरी तरह से कल के उनके ट्वीट के बाद फेल हो चुके हैं। जानकारों की माने तो भले अरुण यादव कह रहे हैं कि वो सिंधिया नहीं यादव है, लेकिन उनके तेवर सिंधिया से कम नहीं है। चाहे ग्वालियर में गोट से भक्त का कांग्रेस में आने का उनका विरोध हो, या फिर कमलनाथ के बयान पर असहमति जताने वाले अजय सिंह से उनका मिलना हो, कहीं न कहीं नेतृत्व से हटकर अरुण यादव अलग दिशा की ओर जाते दिखे। हालांकि उनके ताजे ट्वीट से ये साफ हो गया कि वो पक्के कांग्रेसी बने रहेंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि अरुण यादव की भूमिका क्या होगी। क्या खंडवा लोकसभा उपचुनाव में उन्हें टिकट मिलेगा? अगर उन्हें टिकट नहीं मिला तो क्या संगठन में उनके लिए कोई पद तय किया गया है? क्योंकि पीसीसी अध्यक्ष पद को लेकर भी तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, और अरुण यादव पहले भी ये भूमिका निभा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हंसल न्यूज। चलिए, तो भारत बेल्जियम के बीच सेमीफाइनल मुकाबला जारी है और भारत मैच में 2-1 से आगे है। 2 की लीड भारत ने ली हुई है। आज भारत गोल्ड या सिल्वर मेडल जीत सकता है, ये बात पक्की है, और भारत के पास 41 साल बाद मेडल जीतने का मौका है। तो ये मैच सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है और ये मैच जारी है, जिसमें भारत 2-1 से आगे है। तो बता दें, भारत और बेल्जियम के बीच हॉकी सेमीफाइनल शुरू हो चुका है, मैच जारी है। टीम इंडिया को 2-1 की लीड मिली है।
हरमनप्रीत और मनदीप ने गोल दागा है। तो कांटे की टक्कर चल रही है भारत और बेल्जियम के बीच और ये मैच लगातार जारी है। बता दें भारत लीड में चल रहा है, 2-1 से आगे है। तो हरमनप्रीत और मनदीप ने गोल दागा है। बता दें टोक्यो ओलंपिक के 12वें दिन आज ये मैच हो रहा है। भारत और बेल्जियम के बीच सेमीफाइनल मुकाबला हॉकी गेम में। तो टीम इंडिया के पास 41 साल बाद मेडल जीतने का मौका है और आज इस मैच में 2-1 से भारतीय टीम लीड ले चुकी है, आगे है। तो 8वें मिनट में फील्ड गोल किया है मनदीप सिंह ने, जिसके बाद भारतीय टीम को 2-1 से लीड मनदीप ने दिला दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना है। इसके जरिए कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट होगा। सरकार के मुताबिक इसके जरिए योजनाओं का लाभ आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। वहीं ई रूपी एक प्रीपेड ई वाउचर है जिसे